नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख 31 मार्च साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, अब अमेरिका इस हिसाब से एक एक करके धोखा खा रहा है कि अब अमेरिका के पास बोलने को कोई शब्द नहीं है। वो कहावत आपने सुनी होगी कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, सेम हाल इस समय डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप को इतने अलग अलग एंगल से धोखा मिल रहा है कि आज डोनाल्ड ट्रंप कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। और आज आपको 3 ऐसे बड़े एंगल बताऊंगा, जिन तीनों एंगलों को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि यार अब तो ईरान ने अपर हैंड बड़े आराम से ले लिया। और ऐसा क्यों कह रहा हूं, पहले आप तीनों वजह जान लीजिए। दरअसल सबसे बड़ा प्लान इनका क्या था कि एक कुर्दिश फोर्स, और ये कुर्दिश फोर्स अलग अलग देशों में एक्टिव है। तुर्की में भी है, इराक में भी है, सीरिया में भी है, और कुछ पार्टिकुलर इलाके ईरान में भी ये लोग काम करते हैं। ये अपने आप को बड़े अलगाववादी संगठन के तौर पे देखते हैं। इनका काम है कि जिस देश में डेमोक्रेसी हो वहाँ की डेमोक्रेसी को तोड़ देना, वहाँ पे अपने हिसाब का शासन लाना। एक तरह से कहा जाए तो ये आतंकवादी संगठन ही है। अब जरूरी थोड़ी ना है कि किसी चीज़ को केवल अमेरिका ही तमगा दे दे तभी वो आतंकवादी है। जो गलत करता है वो आतंकवादी है। अब सुनिए, कुर्दिश फोर्स को भर भर के पैसे अमेरिका और इजराइल ने दिए। पैसे देने के बाद इन्होंने कहा कि काम करो, हमें ग्राउंड लेवल पे ऑपरेशन करना है। और अगर तुम पहले आ जाते हो, चूंकि इनके पास अगर आप मैप के माध्यम से देखें, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं स्क्रीन पे देखें आप, कि तुर्की में भी है। ये जो येलो येलो डॉट आप देख रहे हैं, ये तुर्की में कुर्दिश फोर्स का ग्रुप है। तुर्की में भी है, सीरिया में भी, इराक में भी है। तो ऐसे हाल में, और कुछ देखिए तो ईरान में भी है। तो यहां से भी कुर्दिश फोर्स चली, इधर ईरान में भी है। तो ऐसे हाल में कुर्दिश फोर्स एक सेफ रास्ता बनाते हुए अंदर जाएगी और ईरान की आर्मी के साथ लड़ेगी। इसके लिए अमेरिका ने कुर्दिश फोर्स को भर भर के पैसे दिए कि एक बार कुर्दिश फोर्स आगे आगे का रास्ता साफ करते चले तो पीछे पीछे हम अपनी आर्मी लेके ग्राउंड लेवल ऑपरेशन कर दें। क्योंकि ये बात इनको बड़े अच्छे से पता है कि अगर ये अपनी आर्मी लेके आए तो इनकी आर्मी का तो कचूमर बन जाना है। तो ऐसे हाल में इन्होंने कुर्दिश को आगे कर दिया पैसे के दम पे, और अपनी आर्मी को पीछे छुपा दिया। लेकिन इससे बीच दोस्तों, इनको 3 बड़े झटके लग गए। पहला बड़ा झटका ये लगा जब ग्राउंड लेवल ऑपरेशन की बात हो रही थी, और जिस इजराइल के लिए सारा बवाल इन्होंने किया, जिस इजराइल के लिए सारे जंग को इन्होंने शुरुआत किया, और इस जंग को यहाँ तक ये लेके पहुंचे, आज ये जंग इनके ही विशिष्ट स्थान में घुस चुकी है, उसी इजराइल ने इनको पहला झटका दिया। इजराइल ने कहा कि भैया ग्राउंड लेवल ऑपरेशन में हम आपके साथ शामिल नहीं होंगे। ईरान एक शेर है, और शेर को अगर मारना हो तो बंदरों की तरह उछल कूद करके ऊपर से भले ही मार लो, लेकिन जमीन पे जाके शेर से नहीं लड़ा जा सकता। यानी इजराइल ने इनको साफ तौर पे धोखा दे दिया। इसके बाद दोस्तों, स्पेन ने इनको और तगड़ा झटका दिया। स्पेन ने कहा कि हम ईरान के ऊपर हमला करने के लिए अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अब स्पेन ने भी धक्का दे दिया। इसके बाद अब सुनिए, इनके ही नाटो का मेंबर, जिसके साथ इन्होंने नाटो की ट्रीटी की थी कि भैया अगर एक के साथ जंग होगी तो बाकी जो देश है उनके साथ जंग मानी जाएगी, अगर एक के साथ कोई छेड़खानी करता है तो बाकी 32 देश आ जाएंगे। लेकिन कहानी सुनिए, नाटो का ही मेंबर तुर्की है, और तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने कहा कि अगर कुर्द फोर्स ईरान के ऊपर हमला करती है तो हम कुर्द फोर्स के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। यानी जिस तुर्की के दम पे ये उछलते थे, नाटो मेंबर होने की वजह से इनको भरोसा था कि भैया नाटो है तो आएगा, आज उसी नाटो ने ये तो कहा ही था कि हम जंग में नहीं आएंगे तुम्हारे साथ, अब नाटो के एक मेंबर ने कह दिया कि तुम्हारे खिलाफ आ जाएंगे। और यहां से अब इनकी मुसीबतें बढ़ती चली जा रही। और इसी बीच दोस्तों, तुर्की के अंदर बाकायदा अब अमेरिकन सैनिकों को बाहर निकालने के लिए और अमेरिका से रिश्ते और ताल्लुकात खत्म करने के लिए बाकायदा प्रोटेस्ट हो रहा। और उस प्रोटेस्ट का वीडियो देखें। इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि तुर्की के लोग बाकायदा नारे लगा रहे हैं कि जितने भी अमेरिकन लोग हैं, जितने भी बच्चों को मारने वाले लोग हैं, उन लोगों को बाहर निकाला जाए। अब इनको तुर्की से भी लात पड़ गई, स्पेन से पड़ी, इजराइल ने धोखा दिया, अरमानों पे कर दिया। इसके बाद तुर्की ने भी लात मारी। अब सुनिए भाई साहब, भागे भागे पहुंचे कहां? ब्रिटेन के पास। ब्रिटेन से इन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए साहब, आप बात कीजिए और हमारे साथ मिलकर हमला करते हैं हम लोग, मतलब हमारे साथ मिलकर आप अटैक कर दीजिए ईरान के ऊपर और स्टेट ऑफ हार्मोज खाली हो जाएगा। अब स्टारमर जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने बयान दिया और कहा कि यार तुम्हारी जंग है, तुम लड़ो ना, तो हमने जंग की शुरुआत की थी। अच्छा, एक सॉफ्ट कॉर्नर तुम यहां से भी ले सकते थे कि यार देखो हमारे ऊपर ईरान ने हमला कर दिया, हमला भी करने तुम गए थे,
तो ऐसे हाल में तुम्हारा मामला तुम जानो, हम बीच में नहीं पड़ने वाले। क्या कुछ कहा, थोड़ा सा सुने आप। But as already been said, the backdrop to these elections is uncertain. We're facing a war on two fronts. The Ukraine war now, 4 and a bit years in, and let's salute the bravery of Ukrainians over so many years, both on the front line and the civilians, as they fight for the values that matter to us. And now the other front, the other war, which is the Iran war, which I know is causing huge concern. People look at their screens and they're worried when they see explosions, infrastructure blown up, the rhetoric that goes with it, worried about whether this is going to escalate even further. And therefore it's really important that I reiterate where I stand and where this government stands. Because this is not our war. And we are not going to be dragged into it. Yes, of course, we will defend British lives. आप साफ तौर पे सुन सकते हैं कि अब स्टारमर ने भी इनको ठेंगा दिखा दिया। अब सुनिए दोस्तों, इन्होंने ऐलान किया था कि क्यूबा को कोई भी देश तेल नहीं देगा और रशिया से कोई तेल लेगा नहीं। मतलब क्यूबा को कोई दे नहीं सकता, रशिया से कोई ले नहीं सकता, जो लेगा उसके ऊपर हम सैंक्शंस लगा देंगे। आज वही डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि भैया रशिया आराम से क्यूबा को तेल दे, यानी जो तेल नहीं ले सकता वो तेल ले ले और जो दे नहीं सकता वो तेल दे दे। क्यों? क्योंकि ईरान ने इतना मारा है कि पूरी दुनिया में तेल की कमी हो गई। तो रशिया का ही वो तेल है जिससे पूरी दुनिया की जरूरत पूरी हो सकती है। इस वजह से रशिया के तेल से सैंक्शन हटाने का ऐलान अब डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया। और इसके बाद दोस्तों खबर निकल के सामने, 7,30,000 बैरल के करीब का कच्चा तेल इस समय रशिया क्यूबा को बेच रहा है और अब तक ये जहाज पहुंच भी गई होगी जब तक ये न्यूज आप देख रहे हो। और इसी बीच दोस्तों अब सुनिए इजराइल का हाल। आज इजराइल के हाइफा प्लांट पे बहुत बड़ा हमला हुआ और इस हमले में हाइफा प्लांट को बहुत भारी नुकसान हुआ और मैं चाहूंगा कि वहां का वीडियो भी देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हाइफा प्लांट पे हिट किया है ईरान की मिसाइलों ने और वहां पे धू धू करके धुआं निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा। हालांकि इनके जो सपोर्टर चैनल हैं उनसे आप पूछेंगे तो वो कहेंगे अरे नहीं यार, कोई गर्मी में भी आग सेंक रहा था, पुआल वगैरह जला रहा होगा, वहां का धुआं है। लेकिन सच्चाई दोस्तों हम सभी जानते हैं कि ये धुआं कहाँ का है। चलिए ये तो ठीक है, धुआं है। अब सुनिए, आज हिजबुल्लाह ने भी इनको बढ़िया से रगड़ा। नॉर्दर्न इजराइल में एक जगह लगती है मेटूला, और आज हिजबुल्लाह ने मेटूला पे मिसाइलें दाग दी और दागने के बाद वहां पे इंटरसेप्टर कैसे काम कर रहे हैं थोड़ा सा देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हिजबुल्लाह भी अब हमलावर है। और इसी बीच अब सुनिए, इतनी जगह जलील होने के बाद एक जो बेहया किस्म का आदमी होता ना, एक कहावत आपने सुनी होगी, कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं होता। आज वो कुत्ते का दुम आप देख लें। भाई साहब खबर आपके सामने आप देख सकते हो और अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा। कितनी जगह मार खाने के बाद, हर जगह से जलील होने के बाद अमेरिका का बयान निकल के सामने आता है कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ईरान का कब्जा नहीं होने देंगे। दरअसल ईरान ने कुछ जहाज़ों को पार करने के लिए $20 मिलियन के करीब की रकम चार्ज कर ली थी। अब इतनी बड़ी रकम जब ईरान ने चार्ज की तो उसके बदले में उसने सुरक्षा की जिम्मेदारी दी और कहा कि आप जाइए, आपको कोई टच नहीं करेगा पूरे मिडिल ईस्ट में। अब ईरान ने गारंटी ले ली। गारंटी लेने के बाद ईरान ने उस जहाज को बाकायदा पार होने दिया, यानी एक तरह से उस जहाज पे टोल टैक्स वसूल लिया। अब इसी पे इनका बयान निकल के सामने आता है अमेरिका के महाशय का कि हम स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को टोल टैक्स जैसा नहीं बनने देंगे। वीडियो देखें जरा। Now they are making threats about controlling the Hormuz Straits in perpetuity, creating a tolling system and the like. That's not going to be allowed to happen. And the president has a number of options available to him if he so chooses to prevent that from happening. Obviously, I'm not going to discuss what those options are, and we're not going to discuss military tactics. The Department of War. इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस हिसाब से महाशय ऐसी कीदड़ भपकी दे रहे हैं जैसे अभी ये कुछ उलट पलट देंगे। भाई साहब मैं एक सिंपल सी बात आपसे बोलना चाहता हूं यार कि आपके पास भी ऑप्शन है।
आप सुरक्षा की गारंटी दे दो, ईरान इतने मिलियन चार्ज कर रहा, आप 2-4 मिलियन में काम कर दो। अगर आप में कुव्वत है, आप जाके ईरान की मिसाइलों को रोक लो। और अगर नहीं हो सकता तो हम बनने नहीं देंगे कि क्या मतलब आप करोगे क्या? जो कर सकते हो वो तुम कर ही रहे हो, जितनी तुम्हारी कोशिशें हैं वो तुम पूरी कर ही रहे हो। जैसे आज दोस्तों रिपोर्ट निकल के सामने आई कि इफ्सान के अंदर ईरान की जो बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा रखा है, वहां पे बड़ा हमला करने का काम आज अमेरिका और इजराइल ने किया। और एक बार आप उसका मंजर देखें। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइलों के जखीरे को, जो कि अंडरग्राउंड जमीन के अंदर है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए भाई साहब ने जबरदस्त बम गिराए। लेकिन अब आपको कुछ सच्चाई बताता हूं, आपको जान के हैरानी होगी कि जिस चीज को गिराने के लिए इन्होंने इतनी मशक्कत की, वो चीज 1400 फुट गहरे में, यानी 600 मीटर, और आज तक का सबसे एडवांस जो क्लस्टर बम है, जो जमीन को उखाड़ के अंदर तक जाता है, उस बम की रेंज पता है कितनी है? केवल 200 मीटर, यानी 200 मीटर तक गहराई में वो चीज जा सकती है। इसके अलावा उसके अंदर अगर कुछ है तो महफूज रहेगा। आप बाकायदा चित्र में देख भी सकते हैं कि किस हिसाब से ईरान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ईरान इनकी रेंज से 3 गुना ज्यादा गहराई में। लेकिन आज इन्होंने हमला करके अपनी इज्जत बचा ली। इसी बीच दोस्तों आज इजराइल ने भी लेबनान पे बड़े हमले किए और खबर यह निकल के सामने आई कि 100 से ज्यादा बिल्डिंगों को जमींदोज कर दिया। वीडियो देखिए। इस वीडियो में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से लेबनान के अलग अलग ठिकानों पे इजराइल ने हमला किया। और आज आपको एक चीज बता देता हूं, ये चीज आपको सुनने में बड़ी अलग लगेगी, ये चीज आपको शायद कोई पहली मर्तबा बता रहा हूं, लेकिन ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि लेबनान भी अब केवल एक लेबनान नहीं है। लेबनान कायदे से 2 हैं, एक जिसको सरकार चलाती है, एक जिसको हिजबुल्लाह चलाता है। और ये बड़ी कड़वी सच्चाई, इस चीज को आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे तो कुछ खास इलाकों में हिजबुल्लाह रहते हैं, कुछ खास इलाकों में सरकार के लोग हैं। अच्छा, दोनों ही एक दूसरे को पसंद नहीं करते। तो ऐसे हाल में अगर एक जगह पे रह रहे हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के इलाके में इंटरफेरेंस नहीं है। अगर सरकार लेबनान की कुछ काबिल होती तो हिजबुल्लाह को खत्म कर चुकी होती इजराइल के कहने पे। और अगर थोड़ी भी काबिल होती, थोड़ी सी भी खुददार होती, देशभक्त होती, तो इतने जो 100 बिल्डिंगें गिराई जा रही, क्या इसको हिजबुल्लाह ने बनाया था? क्या हिजबुल्लाह की बिल्डिंग है? नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी इजराइल जब हमला करता है, ये बिल्डिंगें गिरती हैं, तो लेबनान के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। बहरहाल अब मेन पॉइंट पे आपको लेके आता हूं। मेन पॉइंट दोस्तों मेरा ये है कि इजराइल जो हमले करता है, ये हिजबुल्लाह के ठिकानों पे नहीं कर पाता। हिजबुल्लाह के लोग बड़े अंदर छुपे हैं। ये लेबनान की सरकार द्वारा बनाई गई बिल्डिंगों पे वो लोग जो अपने खून पसीने की कमाई से बिल्डिंगों को खड़ा करते हैं, फ्लैट्स लेते हैं, ये उनको निशाना बना के अपने अंदर सुकून लाता है। आज खबर निकल के सामने आई, और ये चीज मैं आपको कई मर्तबा बता चुका हूं कि भाई साहब ये पत्रकारों के बहुत बड़े दुश्मन हैं। बीच में इन्होंने एयर स्ट्राइक करके एक महिला पत्रकार को भी मारा, उसके कैमरामैन को भी मारा, और मारने के बाद सबके ऊपर आरोप लगा दिया कि भैया ये तो हिजबुल्लाह के लोग हैं, चलिए मान लेते हैं। इसके बाद ईरान के अल अरबिया टीवी चैनल पे भी इन्होंने टारगेट किया। अल अरबिया टीवी चैनल को टारगेट करके उसको पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील कर दिया। आप देखें जरा। في انتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها على ضرورة حماية الصحفيين والمنشآت الإعلامية، استهدف مبنى مدني يضم مكتب التلفزيون العربي بالعاصمة الإيرانية طهران. استهداف مباشر بصاروخ. इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से अल अरबिया टीवी चैनल की बिल्डिंग को तबाह कर दिया। और यहीं से दोस्तों इनका हौसला इस कदर बढ़ गया कि CNN के पत्रकारों के साथ IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्स की एक बटालियन मारपीट कर लेती है। अब जब ये मारपीट करती है तो CNN कोई छोटा चैनल तो है नहीं। CNN अपने आप ही पूरी दुनिया में माना जाना चैनल है। उसने फिर आवाज उठानी शुरू कर दी, जहां जहां उसके चैनल है वहां वहां की भाषा में। आलम यह हो गया इनका कि इनको अपना मुंह छुपाना पड़ा, और बाकायदा IDF को अपने ही सैनिकों को, सोचिए, अपने ही सैनिकों को सस्पेंड करना पड़ गया। पत्रकारों के दोस्तों ये सबसे बड़े दुश्मन है, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन आज यही उड़ता तीर इनके पिछवाड़े में खुद घुस गया। खैर, इसी बीच दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने आई है कि इजराइल के सहराम में भी बड़ा हमला हुआ है, और यहां पे 2 लोगों के बुरी तरीके से घायल होने की खबर आई है, और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालांकि अब वो बचे नहीं बचे, या फिर तादाद केवल 2 है, ये तो अब इजराइल वाले जाने या फिर ऊपर वाला जाने। लेकिन उस हमले का वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस हिसाब से हमला हुआ है और किस हिसाब से समराफ में बड़ा नुकसान है। और इसी बीच दोस्तों हाइफा की बड़ी अपडेट निकल के सामने आ रही कि हाइफा के वाजन ऑयल रिफाइनरी पे, जो वाजन ऑयल रिफाइनरी है, वहां पे भी ईरान ने बड़ा हमला किया और इस हमले में वहां पे भी भयानक नुकसान हुआ है। और मैं चाहूंगा कि वहां की भी एक्सक्लूसिव तस्वीरों को देखें आप। इस तस्वीर में दोस्तों आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि अब ऑयल रिफाइनरी को भी ईरान टारगेट कर रहा है और इसकी वजह से अब इजराइल और अमेरिका दोनों पस्त हो रहे हैं। लेकिन अब अमेरिका दूसरा ही गेम खेल रहा है। रिपोर्ट आपके सामने आप देख सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि मेरी जो मीडिएशन के लिए बातचीत हो रही है वो किसी और से नहीं हो रही है, वो गालिबाफ से हो रही है जो पार्लियामेंट स्पीकर है। और इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप आने वाले टाइम में ऐसी बातों को बोलेगा ताकि किसी को सस्पेक्ट की तरह उसके ही देश में देखा जाए। अभी आप सोचिए कल को बेंजामिन नेतन्याहू ये बयान दे दे कि मेरी बात प्रखर राजपूत से हो रही है और मैंने उससे कहा है कि प्रखर राजपूत तुम थोड़ा सा गलत खबरें देना। एक मिनट के लिए आपके दिमाग में ये चीज़ तो हिट करेगी कि यार नेतन्याहू ने अगर बोला है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि यार प्रखर राजपूत हम लोगों को गलत खबरें दिखा के गलत दिशा में लेके जा रहा। थोड़ा ठंडे दिमाग से इस चीज़ को सोचिए, आपके दिमाग में आएगा ना। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप ने बात बोली गालिबाफ को लेके तो ऐसा नहीं कि गालिबाफ से बातचीत हो रही है। एजेंडा दोस्तों बड़ा क्लियर है कि फूट डाल दो। क्योंकि इनको भी एक बात पता है कि जब तक ईरान के लोग यूनाइट हैं, जब तक ईरान के लोग एक खड़े मुट्ठी बंद करके, तब तक इस मुट्ठी के अंदर सेंध नहीं मारा जा सकता। लेकिन अगर ये छोटी वाली उंगली भी खुल गई तो फिर इसको ऐसे मरोड़ते जाओ, बाकी उंगलियां अपने आप खुल जाएंगी। और यही दोस्तों अमेरिका का प्लान है। और ये प्लान ऐसा नहीं कि केवल ईरान पे, ये प्लान तो हर जगह इनका लागू है। इनके सेल्स, इनके जो IT मॉडल है इतने एक्टिव है। कोई रमेश नाम का चैनल बना के मोहम्मद साहब को गाली दे देता है, कोई मोहम्मद या फिर अब्दुल नाम का चैनल बना के राम भगवान को गाली दे देता है। और देखने में ऐसा लगता है कि यार ऐसे नाम वाले तो भारत के होंगे, हम आपस में लड़ लेते हैं। अब सोच के देखिए कि आज़ादी से पहले हम इतने सालों तक साथ रहे, हम कभी लड़े? कभी नहीं लड़े। हम जो ये कह देते हैं कि सारा किया धरा मोदी का, नहीं भैया, यहीं आप थोड़ा सा कम आंक पाते हैं। ये तो एक है, लेकिन यहां से भी ऊपर एक चीज है जो देश की अशांति को बनाए रखना चाहता है, जो चाहता है कि देश में कभी शांति ना आए। क्योंकि देश में शांति होगी तो कोई कलाम निकलेगा, समझ रहे ना। और ये दोबारा कलाम साहब को नहीं चाहते, ये नहीं चाहते कि कोई दोबारा होमे जहांगीर भाभा हो जाए, नहीं चाहेंगे कभी। क्योंकि होगा कोई आर्यभट्ट होगा, कोई कलाम साहब हो जाएगा, समझ रहे हैं कहां जाएंगे। तो ये भी एक बड़ा मैसेज है। मैं मैसेज आपको बहुत दिन से देना चाह रहा था, लेकिन आज मौका था तो मुझे लगा दे देना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बातें सही लगती हो तो इस वीडियो को कम से कम 10 लोगों से शेयर कीजिए। अमूमन ये बातें बोलता नहीं हूँ, लेकिन आज शेयर कीजिए ताकि उनको समझ में आए कि यार बगल में रहने वाला जो रामू है या फिर बगल में रहने वाला जो फैजान है उतना बुरा नहीं जितना सोशल मीडिया से बताया गया। खैर, तो फिलहाल दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला आपकी हिफाज़त।